A very good morning to all of you. Once again, I welcome you all to the GK Today platform. This is Nusrat Sana, your mentor and online educator. और आज हम डिस्कस करेंगे 9th और 10th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सितंबर मंथ की हमारी साथ में ये पहली क्लास होने वाली है। अभी तक किसी रीज़न की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी और मेरी जगह पे आपको सौरभ सर ने क्लासेस कंटिन्यू कराई थी। तो सबसे पहले हम उनको थैंक्स बोलेंगे कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से आप सबका ध्यान रखा और आपको इतनी अच्छी क्लासेस दी, इतनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करी। बाकी अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हम साथ में इसको मिलके कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सब भी मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे। देखिए, कई बार कुछ रीजंस हो जाते हैं जिनकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाती हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। एंड नाउ आई एम श्योर कि आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितनी कि मैं एक्साइटेड हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हमारा धमाकेदार सेशन स्टार्ट करते हैं एक नई शुरुआत के साथ। और आज के सेशन में हम 9th और 10th ऑफ सितंबर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो 9th ऑफ सितंबर की क्लास ऑलरेडी सौरभ सर ने ली हुई थी, लेकिन आज फिर से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे थोड़ा सा कुछ पुराने करंट अफेयर्स को रिलेट करते हुए आपको थोड़ी बहुत न्यूज़ रिवाइज करवानी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि हम वापस अपने फॉर्मेट पे आ सकें। बस यही इसका पर्पज़ है। ठीक है, तो 9th ऑफ सितंबर और 10th ऑफ सितंबर के क्वेश्चंस आज हम करेंगे और उसके अलावा 11th मतलब आज के जो करंट अफेयर्स हैं और जो कल के रहेंगे 12th ऑफ सितंबर के, वो हम कल डिस्कस करेंगे। फाइन, तो आई होप कि इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड लगेंगे डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीख के ही जाएंगे, इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सटकोशिया टाइगर रिजर्व दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज लाइज इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। सटकोशिया टाइगर रिजर्व जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। सटकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा स्टेट में है। और किस वजह से ये आजकल चर्चे में है? क्योंकि यहाँ पे 2 हाईली डिकम्पोज्ड एलिफेंट के कंकाल हमें मिले हैं और ये रिजर्व सिचुएटेड है उड़ीसा में। टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। कौन कौन से? फर्स्ट है अंगुल, सेकेंड है कटक, थर्ड है बौद्ध और फोर्थ है नयागढ़। ठीक है, ये बेसिकली अगर हम टोटल एरिया की इसकी बात करें तो 1136.7 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये पूरा टाइगर रिजर्व फैला हुआ है, जिसमें से अगर कोर एरिया की बात करेंगे, कोर एरिया वो एरिया होता है जहां पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती हैं, तो ये एरिया है 523.61 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके अलावा ये हिस्सा है महानदी एलिफेंट रिजर्व का और ये सर्व करता है एज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सिग्निफिकेंट बायोजियोग्राफिक रीजन्स इन इंडिया। कौन कौन से? डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो जो सटकोशिया का टेरेन है, बेसिकली यहाँ पे आप हिल्स पाएंगे, ज़्यादातर मॉडरेट और स्टीप स्लोप्स देखे जाते हैं, साथ ही कुछ नैरो वैलीज यहाँ पे पाई जाती हैं और इसमें ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही कुछ मॉइस्ट पेनिनसुलर लो लेवल साल भी देखने को मिलेंगे। साल ट्रीज जो हैं वो लैंडस्केप को डोमिनेट करती हैं और यहाँ पे डिफरेंट तरह की वाइल्ड लाइफ हमें मिलती है, लाइक टाइगर्स, लेपर्ड्स, स्पॉटेड डियर, फिर बार्किंग डियर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। जैकाल्स वगैरह भी दिखते हैं और ये एक बहुत अच्छा नेचुरल हैबिटेट है 2 इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। इसमें फर्स्ट है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स और सेकेंड है घड़ियाल्स। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है, सटकोशिया टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लाई करता है? उड़ीसा में। देखिए, जितने भी टाइगर रिजर्व या जितने भी टेम्पल या कोई भी ऐसी चीज़ हैं वो आप सारे के सारे याद नहीं रख सकते हैं, एग्जामिनर को भी ये बात पता है। तो जो भी टाइगर रिजर्व, लेक्स, माउंटेन्स, नदी, कुछ भी अगर न्यूज़ में आ जाता है तो वही क्वेश्चन उठा के फिर आपके स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे सटकोशिया टाइगर रिजर्व की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, ये उड़ीसा में है। इसके अलावा सटकोशिया टाइगर रिजर्व के अलावा उड़ीसा में एक और टाइगर रिजर्व है जो काफ़ी फेमस है, इसका नाम है सिमली पाल। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो इसको इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 1973 में, ताकि टाइगर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनको कंजर्व कर सकें। और इंटरनेशनल टाइगर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 29 ऑफ जुलाई को। किसी को अगर याद है कि थीम क्या थी इस साल के इंटरनेशनल टाइगर डे की, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और बाकी लोग उनके आंसर को वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे, द 12 फीट हाई स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली अलॉन्ग विद गांधी वाटिका इन विच सिटी। महात्मा गांधी जी की 12 फीट हाई स्टैचू हाल ही में कौन सी सिटी में इनॉग्रेट की जा चुकी है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने अनवील किया है 12 फुट का स्टैचू महात्मा गांधी जी का
गांधी वाटिका के साथ साथ गांधी दर्शन में, जो कि है नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे गांधी जी के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया, जिसमें इन्होंने इनके नॉन वायलेंस प्रिंसिपल्स को हाईलाइट किया कि किस तरह से इन्होंने नॉन वायलेंस को अपनाया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स। और साथ ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने नेल्सन मैंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बराक ओबामा, इन सारे लोगों को प्रेस किया जिन्होंने गांधी जी के पाथ को फॉलो करते हुए वर्ल्ड वेलफेयर के पर्पज से बहुत सारा योगदान दिया है। इसके अलावा जो भी गांधी स्मृति, दर्शन स्मृति जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी भी काफ़ी सराहना की है हमारी प्रेसिडेंट जी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो स्टैचू है ये कहाँ पे हाल ही में इनॉग्रेट हुई है, आंसर है नई दिल्ली। देखिए गांधी जी के बारे में एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं महात्मा गांधी जी को, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी तो यू विल फॉल इन लव विथ टू इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। द फर्स्ट वन इज महात्मा गांधी एंड सेकेंड वन इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो अगर आपने कभी सीरियसली पढ़ी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी जी का और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का कितना इंपॉर्टेंट योगदान है हमारी फ्रीडम में और बाकी सारी चीज़ों में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और भी जितने लीडर्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जाहिर सी बात है सारे के सारे लीडर्स एक से एक बढ़ के हैं, ज़बरदस्त उनके रोल्स हैं, ज़बरदस्त उनकी पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग कि इनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय अगर आप इनके पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे या पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने अपनी चिंता ना करते हुए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है हमारी फ्रीडम में, ठीक है। वापस टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे अगर द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो इनको कुछ दिनों पहले हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है सूरीनेम कंट्री का, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को दिया गया, तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इनको हाल फिलहाल 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सबसे पहला है ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो कि इजिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑनर है, ये दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को। सेकेंड है हाईएस्ट ऑनर फ्रॉम फिजी एंड पापुआ न्यू गिनिया, और थर्ड है हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर ऑफ फ्रांस। इसी के साथ याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, ये इंडिया के पहले पीएम बन गए जिन्होंने फ्रांस का ये हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर रिसीव किया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है MQ-9B predator drone that was in news recently was developed by which country? MQ-9B predator ड्रोन जो कि आजकल चर्चे में है, कि किस कंट्री ने मैन्युफैक्चर या डेवलप किया है। सबसे पहले बात करेंगे ये ड्रोन किस वजह से चर्चे में है, क्योंकि इंडिया कोशिश कर रहा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फाइनलाइज करने के लिए यूएस गवर्नमेंट के लिए। किस लिए? यूएस गवर्नमेंट से। क्यों? ताकि हम एक्वायर कर सकें 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को फ्रॉम द जनरल एटॉमिक्स, ठीक है। ये जो ड्रोन्स हैं बेसिकली ये वेरिएंट हैं MQ-9 रीपर का, जो कि ऑफर करता है रिमोट और ऑटोनॉमस फ्लाइट कैपेबिलिटीज़ को, साथ ही अपने साथ स्ट्राइक मिसाइल्स को कैरी करते हैं फॉर प्रिसाइज टारगेट एलिमिनेशन। और ये जो MQ-9B हैं बेसिकली ये 2 वर्जन्स में आते हैं। इसमें सबसे पहला है स्काई गार्डियन और सेकेंड है सी गार्डियन, ठीक है। तो इंडियन नेवी जो है वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है MQ-9B सी गार्डियंस को, कब से? 2020 से। और इसका पेलोड कितना होता है? 5670 kgs। और ये जो ड्रोन्स हैं ये फ्लाई कर सकती हैं अबव 40,000 फीट टोटल 40 घंटों तक, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सर्विलांस, वॉरफेयर और डिफरेंट तरह के रोल्स के पर्पज से, राइट। तो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स इंडिया परचेज कर रही है USA से, इसी वजह से चर्चे में था। चलिए यहाँ पे हम 2 क्वेश्चंस देखेंगे जो डिफेंस रिलेटेड हैं। इसमें सबसे पहला है किंजल मिसाइल। आपसे पूछा जा सकता है कि किंजल मिसाइल जो आजकल चर्चे में है ये किस कंट्री ने डेवलप की है। तो किंजल मिसाइल जो है ये रशिया की है। और किस वजह से ये आजकल चर्चे में है? क्योंकि जो Su-34 बॉम्बर क्रू है जो कि लॉन्च करता है किंजल मिसाइल को यूक्रेन में, इन्होंने हाल ही में स्टेट अवार्ड्स को रिसीव किया है। और ये जो किंजल हैं ये रशियन एयर लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि अपने साथ कैरी कर सकते हैं कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स, कितने वेट तक का? 480 kgs ऑफ पेलोड, जिसमें कि जिसकी स्पीड होती है 10 मैक तक की, मतलब 12,350 किलोमीटर्स पर आवर, और इसकी रेंज है लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर्स, राइट। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किंजल मिसाइल जो है ये डेवलप करता है रशिया।
फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि हीरो किम कुन ओक, आप सोच रहे होंगे कैसा नाम है, आपको बताना है कि ये किस टाइप का डिफेंस इक्विपमेंट है। तो नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है अपना पहला ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जिसका नाम है हीरो किम कुन ओक, और इसको अब इन्होंने असाइन कर दिया है ताकि पेट्रोल किया जा सके वाटर्स के अंदर बिटवीन द कोरियन पेनिनसुला एंड जापान। सिंपली याद रखिएगा कि ये एक तरह की सबमरीन है और कौन सी कंट्री की है, तो याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूनार रिकनेंस ऑर्बिटर वाज लॉन्च्ड बाय विच एजेंसी। आपको बताना है कि LRO किस एजेंसी ने लॉन्च किया था। देखिए, ये जो ऑर्बिटर है ये नासा का है बेसिकली, और किस वजह से आजकल चर्चे में है, क्योंकि इसने जो है कैप्चर की है इंडिया के चंद्रयान 3 लैंडर की एक इमेज, और इसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 2009 में। और इस ऑर्बिटर का प्राइमरी मिशन क्या है, एक 3D मैप क्रिएट करना मून के सरफेस का फ्रॉम अ पोलर ऑर्बिट। ठीक है, तो टोटल इसमें 7 तरह के साइंस इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें कि एक पावरफुल टेलीस्कोप और एक कैमरा सिस्टम भी दिया हुआ है, जिससे कि आप माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स निकाल सकते हैं मून की, जो कि 2.5 मीटर से भी छोटी हो सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से LRO का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ल्यूनार जियोलॉजी में, मतलब जो हम मून की स्टडी करते हैं उसकी जियोफिजिक्स को लेके, मिनरल्स को लेके, उस सब में। और ये जो है मून की ऑर्बिट में लगातार चक्कर काट रहा है इन एन इसेंट्रिक पोलर मैपिंग ऑर्बिट, और इसकी हेल्प से हम एक्सप्लोर करेंगे डार्क क्रेटर्स को, जिसमें कि ये पता चलेगा कि वाटर आइस मौजूद है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से LRO आजकल चर्चे में था, क्योंकि इसने जो है इंडिया के चंद्रयान 3 लैंडर की एक इमेज कैप्चर की हाल ही में, और याद रखिएगा इसको नासा ने लॉन्च किया था कब, 2009 में। अब यहाँ पे चंद्रयान 3 की बात हो रही है, तो चलिए कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड। चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था, 14 जुलाई 2023 को, और ये जो चंद्रयान है ये लैंड कब हो गया था, आंसर है 23 अगस्त 2023, राइट। जो फर्स्ट चंद्रयान था उसको लॉन्च किया गया था 2008 में, और जो सेकेंड चंद्रयान था वो 11 साल के बाद 2019 में लॉन्च हुआ था। फिर इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चंद्रयान 3 में सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, लैंडर और रोवर। इसमें किसी भी तरह का ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 में हमने जो ऑर्बिटर लॉन्च किया था वो अब भी मून के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसलिए हमें चंद्रयान 3 में किसी भी तरह के ऑर्बिटर की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें जो लैंडर और रोवर है उनके नाम क्या है, लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, जस्ट सिमिलर टू चंद्रयान 2, क्योंकि चंद्रयान 2 में भी लैंडर और रोवर के यही नाम हुआ करते थे। कौन सा रॉकेट यूज किया गया चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए, इसका नाम है LVM-3M4 रॉकेट, जिसको हम फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। प्रेजेंट में इसरो के चीफ कौन है, ये हैं S सोमनाथ। ठीक है, तो विद दिस इंडिया जो है वो 4th कंट्री बन चुकी है जिसने मून के सरफेस पे अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड करा लिया, और इसी के साथ इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने अपना स्पेसक्राफ्ट मून के साउथ पोल में लैंड कराया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने आदित्य L1 मिशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। अगर आपसे पूछा जाए कि आदित्य L1 मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है रिगार्डिंग सन की अपर लेयर, तो याद रखिएगा वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आदित्य L1 मिशन का कि जो सन की अपर लेयर्स हैं उनको स्टडी करना, स्पेशली क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना, ताकि हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकें इनके बिहेवियर की और इंटरेक्शन की। ठीक है, तो याद रखिएगा टू स्टडी द क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना एक ऑब्जेक्टिव है आदित्य L1 मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाइएस्ट रेटिंग ऑफ प्लैटिनम बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया गया प्लैटिनम की हाईएस्ट रेटिंग के साथ, किसने दिया है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। तो ये है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश का। इसको हाई रेटिंग मिली है फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कि एक बॉडी है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, जिसको कि फाउंड किया गया 2001 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है ये सर्व करती है एज इंडियाज 4मोस्ट सर्टिफिकेशन बॉडी, जिसमें कि डिफरेंट तरह के सर्विसेज ये ऑफर करती है, लाइक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन और इनकी ट्रेनिंग। साथ ही ये होस्ट करते हैं एनुअल ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस को और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ग्लोबल डिस्कशंस में जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो 6 तरह के इन्वायरमेंटल कैटेगरीज इसमें कंसिडर किए जाते हैं, लाइक सस्टेनेबल फैसिलिटीज़, हेल्थ एंड सैनिटेशन का
जो प्रोसेस है वो कैसा है, फिर एनर्जी एंड वाटर की एफिशिएंसी कैसी है, इसी तरह के डिफरेंट 6 पॉइंट्स मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन की हाईएस्ट रेटिंग हाल ही में दी गई है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, जो कि है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे 3 अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है प्रवीणा अंजना। ये आजकल क्यों चर्चे में है? क्योंकि इन्होंने जीत लिया है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का इवेंट, और इसी के साथ अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मिस इंडिया इवेंट में, जो कि होगा जापान में। कब होगा? अक्टूबर में। ठीक है, याद रखिएगा, बाय प्रोफेशन प्रवीणा अंजना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये बिलोंग करती हैं उदयपुर से। ठीक है, फिर सेकेंड न्यूज़ है यहाँ पे अबाउट मिस अर्थ इंडिया 2023, और इसको जीता है प्रियन सैन ने। वंस अगेन ये राजस्थान से हैं, और इसी के साथ अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मिस अर्थ 2023 इवेंट में, जो कि होगा वियतनाम में। कब होगा? दिसंबर मंथ में। ठीक है, और एक लास्ट अवार्ड है यहाँ पे अबाउट वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, जिसको रिसीव किया शांता तोतम ने। कहाँ पे? एट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम। फाइन। नेक्स्ट है हु आर द मेन बेनिफिशरीज ऑफ प्रोजेक्ट नमन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन हाल ही में लॉन्च किया, इसके मेन बेनिफिशरीज कौन है, आपको ये बताना है। तो इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया था टू स्टैब्लिश फैसिलिटेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर्स वेटरन्स के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए, जिन्होंने अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस किया है नेशन के लिए। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट सेंटर है वो कहाँ पे बनवाया जाएगा? दिल्ली कैंटोनमेंट में। और नमन जो है ये एक तरह का कॉमन सर्विस सेंटर भी सर्व करेगा, जिसमें कि गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, लाइक पेंशन अकाउंट अपडेट्स ऑन द स्पर्श पोर्टल। स्पर्श पोर्टल भी काफ़ी न्यूज़ में रहता ही है। जब तक स्पर्श पोर्टल बेसिकली इनिशिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और इसको क्यों डिज़ाइन किया गया था? ताकि पेंशन का जो सैंक्शन है, उसका जो डिसबर्समेंट है, वो मैनेज हो सके आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जिसमें कि सभी आते हैं, लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड डिफेंस सिविलियंस। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये ऑफर करता है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी डिफेंस पेंशनर्स के रिगार्डिंग इनकी पेंशन हिस्ट्री रिकॉर्ड की जाती है, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नमन और स्पर्श पोर्टल दोनों का एम क्या है? सपोर्ट एंड सर्विसेज को इन्हांस करना इंडियन आर्मी वेटरन्स के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूज़ डिस्कस करते हैं अबाउट गिलबर्ट हिल। गिलबर्ट हिल एक मोनोलिथ कॉलम है, किसका? ब्लैक बजाल्ट रॉक का। आपको बताना है कि ये कौन से इंडियन स्टेट में लाई करता है। एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में प्रपोज किया है कि इस गिलबर्ट हिल को ट्रांसफॉर्म किया जाए इनटू अ टूरिस्ट अट्रैक्शन सिमिलर टू बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है। ठीक है, तो इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1952 में, और फिलहाल इसको कैटेगराइज किया गया है एज अ ग्रेड 2 हेरिटेज स्ट्रक्चर बाय द BMC। 2007 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। और गिलबर्ट हिल याद रखिएगा, ये वन ऑफ द ओनली 3 वोल्केनिक रॉक आउटक्रॉप्स हैं ग्लोबली, तो इसी वजह से ये चर्चे में था। याद रखिएगा, गिलबर्ट हिल जो है ये महाराष्ट्र स्टेट में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरापूत कालाजीरा राइस विच गॉट द GI स्टेटस रिसेंटली इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि कोरापूत काला जीरा राइस, जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया, ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है। सबसे पहले याद रखिएगा, इस राइस की वैरायटी को आप प्रिंस ऑफ राइस भी कहते हैं, और हाल ही में इसको GI टैग मिल चुका है। ये ओडिशा के कोरापूत डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये राइस अपने रिच टेस्ट और बहुत खूबसूरत महक के लिए जाना जाता है, और ना सिर्फ कोरापूत में बल्कि टोला, पत्रापूत, पुजारीपूत, बालीगुड़ा और मोहोली डिस्ट्रिक्ट्स में भी उड़ीसा के ये पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको हाल ही में GI टैग दिया गया और ये एक उड़ीसा का प्रोडक्ट है। चलिए कुछ GI टैग प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे, जिनको कुछ दिनों पहले ही या इस महीने या इस साल GI टैग मिला है। इसमें सबसे पहला है वुड कार्विंग्स ऑफ लद्दाख, इसको GI टैग दिया गया। सेकेंड है कंपम ग्रेप्स, जो कि एक अंगूरों की वैरायटी है और ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। तमिलनाडु से एक और प्रोडक्ट है जिसको कुछ दिनों पहले ही GI टैग दिया गया, ये है मना मदुरई पॉटरी। ठीक है, फिर जम्मू एंड कश्मीर से तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस साल GI टैग दिया गया। इसमें सबसे पहला है बसोहली पेंटिंग। ठीक है, ये एक तरह की पेंटिंग होती है। सेकेंड है फिर राजौरी की चिकरी वुड क्राफ्ट। थर्ड है राइस की एक वैरायटी जिसका नाम है मुश्क बुदजी, इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा उड़ीसा वाले राइस के साथ।
फिर इसके बाद फोर्थ प्रोडक्ट है यहाँ पे मॉरल मशरूम। ये एक मशरूम की वैरायटी है जिसको जीआई टैग मिला था। इसके अलावा मैंगो की एक वैरायटी है जिसका नाम है मन कुराद, इसको भी जीआई स्टेटस मिला है। और मन कुराद मैंगो कौन से स्टेट का है? गोवा का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द नेशनल कार्बन रजिस्ट्री लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन अगस्त 2023? तो नेशनल कार्बन रजिस्ट्री का मेन पर्पस क्या है जिसको कि यूएनडीपी ने लॉन्च किया है 2023 में? नेशनल कार्बन रजिस्ट्री बेसिकली एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रीज को अलाउ करता है कि वो अपने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अगस्त 2023 में। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंट्रीज को अलाउ किया जाएगा कि वो अपने कोड को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड्स के मुताबिक। और इस रजिस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है डिजिटल फॉर क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप, जिसमें कि आते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, UNFCCC और इसके अलावा EBRD। ठीक है, मेन एम क्या है इस ग्रुप का? एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जिससे कि क्लाइमेट चैलेंजेस को हम एड्रेस कर सकें और कार्बन मार्केट्स को ट्रेस आउट कर सकें। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस इसका क्या हो गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू ट्रैक एमिशंस एंड इन्वेस्ट इन एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे दो न्यूज़ और हैं जिनको हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले उमियम लेक जो है ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में? मैंने आपको बताया कि सारी लेक आप उनकी लोकेशन नहीं याद रख सकते हैं, तो क्योंकि उमियम लेक जो है वो न्यूज़ में थी तो उसका भी लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो मेघालय गवर्नमेंट ने हाल ही में अडॉप्ट किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से ये उमियम लेक को प्रोटेक्ट करेंगे एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 12 पानी लेक के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है डिफरेंट तरह के वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ का जो है गढ़ है। ठीक है, तो उमियम लेक कौन से स्टेट में है? आंसर है मेघालय। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सी टैप किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, तो अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो ही आप बता पाएंगे। फुल फॉर्म क्या है सी टैप का? कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, और ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, हाल ही में सी टैप को 3 नए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स मिल चुके हैं वाया द मेडिसिन पेटेंट पूल, और इसको लॉन्च किया गया था मई 2020 में विथ WHO एंड कोस्टारिका के कोलैबोरेशन। फाइन, एम क्या है इसका? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करना और ग्लोबल प्रोटेक्शन कैपेसिटी को इन्हांस करना ताकि हम किसी भी पैंडमिक से कॉम्बैट कर सकें। तो याद रखिएगा सी टैप किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? आंसर है WHO। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्टम्प टेल्ड मैक्यूक एज पर द IUCN रेड लिस्ट? आपको बताना है कि इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है एज पर द IUCN रेड लिस्ट। तो इसका स्टेटस है फिलहाल वल्नरेबल। किस वजह से चर्चे में है? क्योंकि 8 ऐसे मैक्यूक्स जो हैं रिलोकेट हो रहे हैं दिल्ली जू में। कहाँ से? फ्रॉम द एजोल जूलॉजिकल पार्क जो कि मिजोरम में है। ठीक है, तो ये एक तरह की ओल्ड वर्ल्ड मंकी स्पेशीज़ को बिलोंग करते हैं और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ साउथ एशिया में। कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो थाईलैंड, वियतनाम, फिर इसके अलावा इंडिया, फिर नॉर्थ वेस्ट पेनिनसुलर मलेशिया में पाए जाते हैं, म्यांमार में होते हैं, इस तरह की कंट्रीज़ में ये पाए जाते हैं। तो फिलहाल IUCN में इसकी कैटेगरी क्या है? वल्नरेबल। IUCN की बात करें तो IUCN को फॉर्म किया गया था 1948 में और इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा कि जो सेकेंड एडिशन है IUCN लीडर्स फोरम की वो जेनेवा में होने वाली है 12 से 13 अक्टूबर को 2023 में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बांग्लार माटी बंगलार जॉल इज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग रिटन बाय होम? ये जो सॉन्ग है ये किसने लिखा है आपको ये बताना है। सबसे पहले बात करेंगे ये जो सॉन्ग है किस वजह से चर्चे में आया, क्योंकि 7 सितंबर को वेस्ट बंगाल की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट डे होता है बंगाली कैलेंडर का, पोइला बैसाख, जिसको आप बांग्ला दिवस के नाम से भी जानते हैं, उसको अब सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये डिसीजन लिया है टोटल 167 MLAs ने फेवर में करके, और कितने लोग अगेंस्ट थे? 62 अगेंस्ट में थे। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक और रेजोल्यूशन पास किया जिसमें इन्होंने ये कहा है कि बांग्लार माटी बंगलार जॉल अब से स्टेट सॉन्ग है वेस्ट बंगाल स्टेट का। इसी वजह से चर्चे में था। ये एक तरह का बंगाली पेट्रियोटिक सॉन्ग है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। कब? 1905 में। कब लिखा था? जब बांगा बंगा रोध मूवमेंट चल रहा था बंगाल में। और इसके अलावा इन्होंने रक्षाबंधन उत्सव भी लॉन्च किया था इसी दौरान,
जिसका एम था हिंदू और मुस्लिम बंगालीज को यूनाइट करना, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट। तो उसी दौरान ये जो सॉन्ग था बंगलार माटी बंगलार जौल, ये जो है सभी रैलीज का स्लोगन या फिर गाना हुआ करता था, और इसी वजह से इसको अब बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल स्टेट का स्टेट सॉन्ग, फाइन। तो याद रखिएगा इसको लिखा किसने है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसी के साथ हमने सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप कि आपको सेशन में बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ। मैंने पूरी कोशिश की अपने साइड से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की और समझाने की, लेकिन फिर भी आई नो कि कुछ ना कुछ गलतियाँ या फिर कमी रह जाती है। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई या फिर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसको कंसिडर करूँगी और जितना भी हो सकेगा जिस लेवल तक मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप सारे लोग कमेंट्स में पार्टिसिपेट किया करिए। आगे आपको एक क्विज भी मिलेगी जिसका आंसर आप सबको कमेंट्स में लिखना होता है, तो उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करिए। इससे होगा क्या, आपस में एक फेयर कंपटीशन का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। साथ ही साथ मुझे भी ये पता चलेगा कि आप लोग एक्टिव हैं लेक्चर के दौरान, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। तो प्लीज़ आज के लेक्चर के बारे में जो भी आपके रिव्यूज़ हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जो भी आप अच्छा बुरा फील कर रहे हैं, नो इश्यूज़, उससे फिर हम लोग आगे के लेक्चर्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस पीछे हम कहीं ना कहीं डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब आपको इनका आंसर बताना होगा। वीडियो को पॉज करके ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, और इनमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन करिए। जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस हमारे साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर अपना रिव्यू लिखिएगा। मैं आपके रिव्यूज़ का या कमेंट्स का वेट करूंगी। विद दिस न्यूज़ साइनिंग ऑफ।